नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम एमपी जीके के टॉप 500 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर पूरी क्लास आपने देख ली हो तो एमपी जीके से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका शुरू होता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है ये कौन सा है, तो ये बरगद है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बरगद को मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कब बनाया गया, तो 1 नवंबर सन 1981 को जो बरगद है, इस बरगद को मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपने सुना होगा सुक्का दाता सबका साथी, ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है और इसके जो रचनाकार या के जो लेखक है ये महेश श्रीवास्तव जी है। महेश श्रीवास्तव जी इसके लेखक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसके गायक का क्या नाम है, तो इसके गायक का नाम है शान शांतनु मुखर्जी। शान शांतनु मुखर्जी जो है, इनके द्वारा इसको गाया गया। लेकिन इसे लिखा किसके द्वारा, तो इसे लिखा गया महेश श्रीवास्तव जी के द्वारा। दोनों पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला, आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है, आचार्य विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कार राजधानी बनाने की संज्ञा दी या जबलपुर को संस्कार राजधानी की संज्ञा दी। तो अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर है। अगला, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है इसका नाम है बारहसिंगा। लेकिन आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में बारहसिंगा की कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो दोस्तों याद रखना है, मध्य प्रदेश में ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और बारहसिंगा को भी राजकीय पशु कब घोषित किया गया, तो इसे भी 1 नवंबर सन 1981 को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया। ये 4 पॉइंट आपको बारहसिंगा के बारे में याद रखना है। अगला, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किन जिलों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें कर्क रेखा की, तो ये मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिलों से। और ऑप्शन में अगर देखें तो रतलाम से गुजरती है, राजगढ़ से गुजरती है, सीहोर से गुजरती है, दमोह से गुजरती है, सागर से गुजरती है और उमरिया से भी गुजरती है। मतलब उपरोक्त सभी जिलों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजर रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों कर्क रेखा से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको कर्क रेखा के पूरे 14 जिले आपके सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहां से शुरू करो, रतलाम से ये चलेगी, रतलाम के बाद में ये उज्जैन पहुंचेगी, उज्जैन के बाद में आगर मालवा, फिर पहुंचेगी राजगढ़, राजगढ़ के बाद में फिर सीहोर, सीहोर के बाद में भोपाल, भोपाल के बाद में आपको रायसेन दिखाई देगा, फिर विदिशा, उसके बाद में सागर, फिर दमोह, फिर जबलपुर, फिर कटनी, फिर उमरिया और फिर शहडोल। तो ये टोटल 14 जिले आप मैप में ध्यान से देखो, इन 14 जिलों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगला, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो याद रखना है दोस्तों, जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन बना है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है। तो दोस्तों याद रखना है, जो पृथ्वी है इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां पर है, तो ये उज्जैन में है। और उज्जैन में भी कहां पर, तो जो मंगलनाथ का मंदिर है, जो मंगलनाथ का मंदिर है, ये मंगलनाथ ही क्या है, तो ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहां पर है, तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु आपको बताना है ये सागर में। अगला, मध्य प्रदेश के राज्य की मछली कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की जो राज्य की मछली है दोस्तों, इसका नाम है महाशीर। महाशीर, तो मध्य प्रदेश की राज्य की मछली का नाम महाशीर है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये कौन सी नदी में पाई जाती है, तो ये नर्मदा नदी में पाई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगला, मध्य प्रदेश के कौन से जिले 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जिला है, ये शिवपुरी जिला भी 2 राज्यों से लगता है, एक तो राजस्थान से और एक यूपी से।
अगर बात करोगे आप रीवा की, तो रीवा 2 राज्यों से नहीं लगता है, जबकि बालाघाट भी 2 राज्यों से लगता है, छत्तीसगढ़, और एक आपका किससे लगता है, महाराष्ट्र से। और अलीराजपुर भी आपका 2 राज्यों से लगता है, एक तो महाराष्ट्र से और एक गुजरात से। बालाघाट की सीमा 2 राज्यों से नहीं लगती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 देखो कैसा कॉम्बिनेशन बना है यहाँ पर, 1, 3, 4। अगला देखो यहाँ पर मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो अगर आप देखोगे तो ये रीवा की सीमा 2 राज्यों से नहीं लगती है। बाकी आप देखो यहाँ पर शिवपुरी की सीमा 2 राज्यों से लग रही है, बालाघाट की सीमा 2 राज्यों से लग रही है, और ये अलीराजपुर की सीमा भी 2 राज्यों से लग रही है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचित क्षेत्र है? तो दोस्तों याद रखना है, जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, 29 है। इसमें से एससी के लिए कितनी सीटें, तो 4 सीटें, और एसटी के लिए कितनी सीटें, तो एसटी के लिए 6 सीटें। तो ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के लिए 29 सीटें यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। अगला, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचित क्षेत्र है? तो दोस्तों याद रखना है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो टोटल 11 राज्यसभा की सीटें आपके मध्य प्रदेश में। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना है, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं ये कितनी है, तो ये 230 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 230 है। अगला, मध्य प्रदेश एक राज्य है, तो याद रखना है, मध्य प्रदेश एक तटीय राज्य नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा कहीं से कहां तक समुद्र से नहीं लगती है। भूमध्य रेखा पर स्थित राज्य नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा निकलती है, ना कि भूमध्य रेखा, और मध्य प्रदेश एक भू आविष्टित राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा चारों ओर से भूमि से घिरी हुई है, इसलिए ये भू आविष्टित राज्य है। अगला, मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना है, मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प कौन सा है, तो सफेद लिली है। सफेद लिली है। एक चीज आपकी क्लियर करवा देता हूं दोस्तों, कि मध्य प्रदेश के जो राज्य की राज्य की पशु पक्षी और एक वृक्ष, तो ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों को मध्य प्रदेश की जो 25वीं वर्षगांठ थी 1 नवंबर 1981 को घोषित किया गया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के पशु पक्षी और वृक्ष को कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1981 को घोषित किया गया। और उस समय मध्य प्रदेश की कौन सी वर्षगांठ थी? तो 25वीं वर्षगांठ थी। अगला, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियां अंकित की गई? तो याद रखना है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का राज्य की चिन्ह है, इसमें गेहूं और धान की बालियों को दर्शाया गया। गेहूं और धान की बालियां ये दोनों साइड में आपको दिखाई दे रही है, गेहूं और धान की बालियों को इसमें दर्शाया गया। और एक और चीज याद रखना है, इसके बीच में एक पेड़ दिखाई देगा, जो कि किसका पेड़ है? तो बरगद का पेड़ भी इसमें आपको बिल्कुल मध्य में पीछे दिखाई देगा। तो गेहूं और धान की बालियां इसमें दर्शाई गई और एक बरगद का पेड़ इसमें दर्शाया गया। अगला, मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना है, मध्य प्रदेश का जो राज्य की नाट्य है उसका नाम क्या है? तो ये है आपका माच। और अगर आपसे पूछे माच किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये मालवा वाले क्षेत्र में किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य बनाया गया। अगला, यदि आप मध्य प्रदेश की सैर दक्षिण से उत्तर की ओर करोगे, तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? तो इसमें कोई बात ही नहीं है, सीधा सिंपल क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। मुरैना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये आपको देख पा रहे हो, ये मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला आपको दिखाई देगा, मुरैना आपको दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, किरार घाटी विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है दोस्तों? तो याद रखना है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में जो किरार घाटी है, ये किरार घाटी का विवाद बना हुआ है। मध्य प्रदेश वाले बोलते हैं कि किरार घाटी का ये क्षेत्र हमारा है, और छत्तीसगढ़ वाले बोलते हैं कि ये क्षेत्र हमारा है, इसीलिए दोनों में विवाद बना हुआ है। अगला, मध्य प्रदेश के राज्य की खेल मलखंभ के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों अगर देखें तो मध्य प्रदेश का राज्य की खेल का दर्जा इसे सन 2013 में दिया गया, तो ये बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश का राज्य की खेल मलखंभ कब बनाया गया? तो सन 2013 में इसे राज्य की खेल घोषित किया गया। इसके लिए शरद जोशी सम्मान दिया जाता है, तो बिल्कुल गलत कथन है। याद रखना है, मलखंभ के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है प्रभाष जोशी पुरस्कार। प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है आपका मलखंभ के
के लिए, और मलखम का प्रारंभ उज्जैन क्षेत्र में माना जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तीनों कथन आपको याद रखना है कि इसे घोषित कब किया गया, 2013 में। इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, प्रभाल जोशी पुरस्कार, और इसका प्रारंभ कहां से माना जाता है, उज्जैन से, इसीलिए उज्जैन में मलखम अकादमी स्थापित की गई है। अगला, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु किस रेखा के लिए पाई जाती है, तो कर्क रेखा के कारण यहाँ की जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर स्थित है, तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए, तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अगर देखें तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, वहीं 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये पहला ही ऑप्शन आपका सही है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, आंकड़ा आपको याद रखना है कि 21 डिग्री 6 मिनट से हम चलेंगे तो 26 डिग्री 30 मिनट तक इसका विस्तार उत्तरी अक्षांश में है, वहीं 74 डिग्री 9 मिनट से चलेंगे तो 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों याद रखना है कि मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो 17 अंतर्वर्ती जिले हैं। अब अंतर्वर्ती जिलों का मतलब क्या होता है, तो ऐसे जिले जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है, किसी भी राज्य से नहीं लगती है, उन्हें अंतर्वर्ती जिले कहा जाता है। और इतने जिले मध्य प्रदेश में 17 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं। अगला, इनमें से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो दोस्तों याद रखना है कि जो बड़वानी है ये भी महाराष्ट्र से लगता है, जो बुरहानपुर है ये भी महाराष्ट्र से लगता है, और बैतूल भी महाराष्ट्र से लगता है। लेकिन अगर आप देवास को देखोगे मैप में तो इस देवास की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है, तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं, तो दोस्तों याद रखना है कि मध्य प्रदेश के टोटल 10 ऐसे जिले हैं जो किससे लगते हैं, तो मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। अगला, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में अगर देखें तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है इसमें से, तो बालाघाट है, बालाघाट है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा आपकी पंचमढ़ी में होती है। पंचमढ़ी में कितनी होती है, 199 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे स्थान पूछे कि स्थान कौन सा है, तो स्थान तो आपको पंचमढ़ी बताना है, लेकिन जिला पूछे तो जिला बालाघाट बताना है। अगला, मध्य प्रदेश का राज्य की फल कौन सा है, तो सीधा सिंपल सी बात है कि फलों का राज्य जो आम है यही मध्य प्रदेश का राज्य की फल है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो जनगणना के अनुसार ये 6वां स्थान था आपका, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका 5वां स्थान है, 5वां स्थान है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखें तो जनसंख्या में जो मध्य प्रदेश है इसका भारत में 6वां स्थान था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे 5वां स्थान है। अगला, मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य कौन सा है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य का नाम है राई। और राई किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो राई बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है, बुंदेलखंड में। और जो राई डांस करती है उन महिलाओं को क्या कहा जाता है, तो इन महिलाओं को बेडनी कहा जाता है, बेडनी कहा जाता है। अगला, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम बताइए। मतलब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, फिर बड़ा, उस प्रकार से आपको यहाँ पर सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा जिला आपको निवाड़ी दिखाई देगा, जो कि सबसे छोटा जिला है मध्य प्रदेश का। उसके बाद आपको दतिया दिखाई देगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको भोपाल दिखाई देगा, और उसके बाद आपको आगर मालवा दिखाई देगा। तो ये बढ़ते क्रम में आपको दिखाई दे रहे हैं, निवाड़ी, दतिया, भोपाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
अगला, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो दोस्तों अगर देखोगे तो भिंड की सीमा यूपी से लगती है, सतना की यूपी से लगती है, शिवपुरी की भी यूपी से लगती है, लेकिन दोस्तों जो श्योपुर है, इस श्योपुर की सीमा यूपी से नहीं लगती है, इसकी सीमा तो राजस्थान से लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान तथा गुजरात राज्य को स्पर्श करती है? तो दोस्तों याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश का जिला है झाबुआ, इस झाबुआ जिले की सीमा किस किस से लगती है? तो झाबुआ जिले की सीमा एक तो राजस्थान से लगती है और एक गुजरात से लगती है। लेकिन अगर आपसे पूछे अलीराजपुर की सीमा किस किस से लगती है, तो जो अलीराजपुर है इसकी सीमा एक तो महाराष्ट्र से लगती है और एक गुजरात से लगती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। झाबुआ की सीमा राजस्थान और गुजरात के साथ झाबुआ की सीमा लगती है। अगला, सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम देखें तो सिंगरौली में जो सूर्योदय है ये आधे घंटे पहले होता है। तो अब यहाँ पर आधे घंटे दिया हुआ है, लेकिन अगर मिनट में क्वेश्चन पूछे तो मिनट में 34 मिनट आपको बताना है कि सिंगरौली में जो सूर्य उदय है ये 34 मिनट पहले होता है। किससे? तो अलीराजपुर से 34 मिनट पहले सूर्य उदय कहां पर हो जाता है? सिंगरौली में। लेकिन यहाँ पर आंकड़ा आधे घंटे में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंगरौली में आधे घंटे पहले होता है, लेकिन मिनट याद रखना है 34 मिनट। अगला, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण या पुनर्गठन कब किया गया? तो दोस्तों आप सभी याद है कि 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश का अंतिम रूप से पुनर्गठन हो गया था 1 नवंबर 2000 को। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग शहडोल संभाग है। इसे सन 2008 में बनाया गया और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। अगला, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो आप सभी जानते हो कि जब 1947 में भारत आजाद हो गया था उसके बाद जो मध्य प्रदेश है ये 3 भागों में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। ये आपको यहाँ पर मैप में दिखाई दे रहे हैं तीनों पार्ट। ये पार्ट ए वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट बी आपको दिखाई दे रहा है और ये पार्ट सी आपको दिखाई दे रहा है। अगला, ये आप पूरा देख लो। यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लो कि जो पार्ट ए थी ये पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। अगर आपसे पूछे पार्ट ए की राजधानी कहाँ थी? नागपुर थी। पार्ट बी की राजधानी एक तो ग्वालियर भी थी और एक इंदौर भी थी, दोनों 6-6 महीने रहती थी। और अगर आपसे पूछे पार्ट सी की राजधानी कहाँ थी? तो पार्ट सी की राजधानी रीवा थी। अगला, मध्य प्रदेश के गठन के पहले पार्ट ए की राजधानी कहाँ थी? तो मैंने आपको बता दिया कि पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। और अगर आपसे पूछे कि पार्ट ए के जो प्रमुख थे वो कौन थे? तो पार्ट ए के प्रमुख रविशंकर शुक्ल साहब थे। रविशंकर शुक्ल साहब पार्ट ए के प्रमुख बनाए गए थे। अगला, निवाड़ी जिले से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला कथन आपके सामने कि निवाड़ी जिले का जो गठन है ये 1 अक्टूबर 2019 को किया गया। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि निवाड़ी जिले का गठन 2018 को किया गया, ना कि 2019 को। पहला कथन तो गलत है। दूसरा कथन, निवाड़ी जिले में 3 तहसीलें आती है, निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। तो बिल्कुल सही बात है, याद रखना है दोस्तों, जो निवाड़ी जिला है इसमें 3 तहसीलें आती है, निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। अगला क्वेश्चन है कि निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया गया। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों, जो भोपाल स्टेट थी इसके प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को बनाया गया था। भोपाल स्टेट के प्रमुख मुख्यमंत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शंकर दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन, मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया? तो याद रखना है, जो मध्य भारत था, इस मध्य भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी ये कहाँ थी? तो ये ग्वालियर थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला,
फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश से किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया? तो याद रखना है दोस्तों, जो फजल अली या राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, जिसके तहत आपका मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था, तो इस फजल अली आयोग ने बताया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाओ? जबलपुर को बनाओ, जबलपुर को बनाओ। लेकिन अगर हम बात करें तो बाद में जबलपुर की जगह राजधानी भोपाल को बनाया गया। भोपाल को बनाया गया क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो भोपाल में सरकारी दफ्तर बनाने के लिए, सरकारी ऑफिस बनाने के लिए बहुत सारी खाली इमारतें या बहुत सारे खाली महल पड़े हुए थे, इसलिए फिर भोपाल को राजधानी बनाया गया। अगला, भोपाल राज्य का भारत संघ में कब विलय किया? तो दोस्तों याद रखना है, अगर हम बात करें तो जो भोपाल है, इस भोपाल का उस समय जो नवाब था, उस नवाब का नाम था हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला खान, और जो हमीदुल्ला खान है, इसने ये बोल दिया था कि जो भोपाल है, इस भोपाल को भारत में शामिल नहीं करूंगा। लेकिन बाद में आंदोलन किया गया और इस आंदोलन के तहत 1 जून 1949 को जो भोपाल है, इस भोपाल को भारत संघ में शामिल कर लिया। तो ये डेट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई, 1 जून 1949 को भोपाल को भारत में शामिल कर लिया। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? तो मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग शहडोल को बनाया गया, सन 2008 में बनाया गया, और इसमें 3 जिले आते हैं। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग भी कौन सा है? तो शहडोल संभाग है। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये 3 जिले आपके शहडोल संभाग में आते हैं। अगला, नर्मदापुरम क्या है? तो नर्मदापुरम क्या है दोस्तों? तो ये एक संभाग है, याद रखना है। जो होशंगाबाद संभाग था, होशंगाबाद संभाग का सन 2008 में नाम बदला गया, और 2008 में नाम बदलकर होशंगाबाद संभाग का नाम क्या कर दिया? तो संभाग का नाम नर्मदापुरम संभाग कर दिया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो नर्मदापुरम संभाग है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय होशंगाबाद में। ये यहाँ पर देखो, इसमें 3 जिले आते हैं, एक तो होशंगाबाद, एक हरदा और एक आपका बैतूल। अगला, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है कौन सा जिला है जो उज्जैन संभाग का नहीं है? तो जो राजगढ़ जिला है, ये उज्जैन संभाग का नहीं है, ये भोपाल संभाग का है। जबकि उज्जैन संभाग में कितने जिले आते हैं टोटल? तो 7 जिले आते हैं। याद रखना है, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा और शाजापुर। ये नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर और ये राजगढ़, ये 7 जिले आपके उज्जैन संभाग में आते हैं। अगला, मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, ये पूछा। तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला आपका कौन सा है? तो आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। और आगर मालवा किस संभाग में आता है? तो उज्जैन संभाग में आता है, मैंने अभी आपको मैप में बताया। अगला, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसमें से जो देवास जिला है, ये इंदौर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, ये देवास उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। अब इंदौर संभाग के बारे में 2 चीजें याद रखना है दोस्तों, कि जो इंदौर संभाग है, इसमें टोटल 8 जिले आते हैं। और इंदौर संभाग की हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो ये आपका इंदौर संभाग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मई 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया? तो दोस्तों याद रखना है, मई 1998 में मध्य प्रदेश में टोटल 16 नए जिले बनाए गए थे। याद रखना है, BR दुबे समिति आई थी, इस BR दुबे समिति ने टोटल कितने जिले बनाए थे? तो इसने 10 जिले बनाए थे। और एक आती है आपकी सिंहदेव समिति, तो सिंहदेव समिति ने टोटल 6 जिले बनाए थे। तो 1998 में जो जिले हैं वो 16 बनाए गए थे। अगला, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले शेष रह गए थे? तो याद रखना है, मध्य प्रदेश में टोटल देखें तो टोटल 61 जिले हो गए थे। और जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ को 16 जिले दे दिए थे, तो मध्य प्रदेश में मात्र 45 जिले बच गए थे। तो 45 जिले शेष रह गए थे जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। अगला, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से सामने आया? तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1/11/2000 को सामने आया, 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ।
मंडला जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? तो दोस्तों याद रखना है, जो मंडला जिला है, इस मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभाग शामिल किए गए? तो याद रखना है दोस्तों, जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ को हमने 3 संभाग दे दिए थे, 3 संभाग छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिए थे। अगला, अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से मिलकर बना है? तो याद रखना है दोस्तों, जो अलीराजपुर जिला है, इस अलीराजपुर जिले में जो अलीराजपुर जिला है, इसको झाबुआ की 3 तहसीलों से मिलकर बनाया। तो सीधा सिंपल क्वेश्चन ये पूछा है कि अलीराजपुर किससे अलग होकर जिला बना? तो ये झाबुआ से अलग होकर जिला बना। यहाँ पर लोकेशन देखो, ये यहाँ पर आपको अलीराजपुर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको झाबुआ अलग दिखाई दे रहा है। तो झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर को जिला बनाया गया। और मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का जिला बनाया है? तो 49वें नंबर का जिला बनाया गया। अगला क्वेश्चन, सिंगरौली जिले का गठन कब किया गया? तो दोस्तों याद रखना है, सिंगरौली जिले का गठन 24 मई सन 2008 को जो सिंगरौली है, इस सिंगरौली जिले का गठन किया गया। यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे पूर्व में जो सिंगरौली जिला है, ये 24 मई 2008 को बनाया गया। और किससे अलग किया? तो सीधी से अलग करके इसको जिला बनाया गया। अगला, वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित कर किया गया? तो दोस्तों याद रखना है, जो आगर मालवा जिला है, ये किससे अलग होकर बना? तो ये शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा को सन 2013 में जिला बनाया गया। आगर मालवा से एक और इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि विश्व का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो विश्व का पहला गो अभ्यारण्य आगर मालवा में बनाया जा रहा है। अगला, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश के 2 नए जिले गठित किए गए, उनको पहचानिए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 2008 में मध्य प्रदेश में 2 जिले बने, एक तो सिंगरौली जिला बनाया गया, एक अलीराजपुर बनाया गया। अलीराजपुर को 17 मई 2008 को बनाया गया और सिंगरौली को 24 मई 2008 को बनाया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? तो दोस्तों याद रखना है, जो हरदा जिला है, ये हरदा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है, क्योंकि हरदा जिला तो नर्मदापुरम संभाग में आता है, नर्मदापुरम संभाग में आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? तो दोस्तों याद रखना है, जो भोपाल है, इसे सन 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तभी मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया था। लेकिन अगर बात करें कि जो भोपाल है, इसे जिला कब बनाया गया? तो इसे 1972 में जिला बनाया गया। लेकिन इसे राजधानी कब बनाया गया? तो 1956 में इसे राजधानी बनाया गया। अगला, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? तो दोस्तों याद रखना है कि जो होशंगाबाद है, ये होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग का जिला है, ना कि भोपाल संभाग का। अगला जिला आता है 52वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो सबसे इंपोर्टेंट, तो मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का 52वां जिले का नाम है निवाड़ी। और निवाड़ी जिला का जो है ये किस संभाग में आता है? तो ये सागर संभाग में आता है, सागर संभाग में आता है। अगला, चंबल संभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना है, जो चंबल संभाग है, इस चंबल संभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो ये मुरैना में है। चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर, और इसका मुख्यालय मुरैना में है, ये आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया है? तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया, शहडोल को। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो याद रखना है, मध्य प्रदेश को कुल 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया, जैसे मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बघेलखंड का पठार। इस प्रकार से मध्य प्रदेश को टोटल 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया। ये आप देख पा रहे हो मैप में, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा का पठार। अगला, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो याद रखना है दोस्तों, मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ये इसे सम जलवायु भी कहा जाता है। और विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा के पठार को चीनी यात्री फाइयान ने बताया है। अगला, अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि इधर आपकी एक
पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसका नाम है अरावली अरावली, और इधर आपकी एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसका नाम है विंध्य पर्वत श्रृंखला, और इन दोनों के बीच में एक पठार आता है जिसका नाम है मालवा का पठार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मालवा का पठार आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। तो बुंदेलखंड के पठार की अगर हम बात करें तो इस पठार का ढाल उत्तर की ओर है। तो अगर हम देखें तो बिल्कुल सही बात है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इस पठार में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी सही क्या, ये बिल्कुल गलत है। बुंदेलखंड के पठार में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, और इस पठार की प्रमुख नदियां दसान, उर्मिल और केन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1, 2 और 4 कथन सही है, बाकी तीसरे नंबर का कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना है दोस्तों, बुंदेलखंड के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। और अगर हम बात करें तो जो सिद्ध बाबा की चोटी है कहाँ पाई जाती है? तो ये दतिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजपीपला सतपुड़ा पर्वत किस भाग में स्थित है? तो राजपीपला और सतपुड़ा पर्वत किस भाग में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो राजपीपला है ये सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है? तो जो राजपीपला श्रेणी है ये सतपुड़ा की पश्चिमी श्रेणी है। अगला आपके सामने आता है कि सतपुड़ा के पठार के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ नर्मदा घाटी के दक्षिण में इसके समांतर स्थित है, बिल्कुल सही बात है कि जो सतपुड़ा का पठार है ये नर्मदा घाटी के दक्षिण में उसके समांतर फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 15% है, तो बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% है, 11% है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है। इस क्षेत्र में दूधी, तवा, देनवा नदियां प्रवाहित होती है, तो बिल्कुल सही है। और इस पठार में छिछली काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब 1, 3 और 4 नंबर का कथन सही है, बाकी 2 नंबर का कथन आपका गलत है। अगला, मध्य प्रदेश में सरसों की आंडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो याद रखना है जो मध्य भारत का पठार है इस मध्य भारत के पठार को सरसों की आंडी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक प्रदेश को विंध्य कगार प्रदेश कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो रीवा पन्ना का पठार है इस रीवा पन्ना के पठार को विंध्य कगार प्रदेश भी कहा जाता है। ये ब्लैक कलर में आपको पूरा रीवा पन्ना का पठार दिखाई दे रहा है। अगला, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, और ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती है। अगला, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम के से किस खनिज की प्राप्ति होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत एक चिल्पी श्रेणी आती है। तो इससे कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो इससे मैग्नीज खनिज प्राप्त होता है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मैग्नीज के भंडार कहाँ है? तो बालाघाट में है, बालाघाट में है। और बालाघाट में मैग्नीज के लिए खदान प्रसिद्ध है जिसका नाम है बरवेली खदान। तो याद रखना है, क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज के लिए सबसे बड़ी खदान का नाम क्या है? बरवेली खदान, जो कि बालाघाट में। अगला, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले से हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो याद रखना है, मध्य प्रदेश में कडप्पा चट्टानें पाई जाती है, और इन्हीं कडप्पा चट्टानों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो इन्हीं से हमें हीरा प्राप्त होता है। अगला, कडप्पा चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। तो अगर हम देखें तो इनका जो नामकरण है ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ, तो बिल्कुल सही बात है। इनका जो नामकरण हुआ ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है कुडप्पा। उसके बाद इन चट्टानों का जो निर्माण है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ। तो याद रखना है दोस्तों, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जब इनमें अपरदन हुआ तो उसके बाद में कुडप्पा चट्टानों का निर्माण हुआ। तो ये भी कथन सही है, ये भी सही है। और इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है, तो अभी अपन ने देखा कि इनमें हीरा पाया जाता है, तो उपयुक्त तो सभी कथन इनका राइट है। अगला, मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश में पेंच घाटी और सोन घाटी दोनों स्थान पर आपको कोयला देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
अगला, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ? तो याद रखना है जो दक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं, जब इन दक्कन ट्रेप की चट्टानों में अपरदन हुआ तो किसका निर्माण हुआ? तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? तो याद रखना है भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। एक मिनट रुकिएगा। तो दोस्तों याद रखना है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है कि किस शाखा का भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगला, इनमें से कौन सी चट्टानें नवीनतम चट्टानें? तो याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन चट्टानें तो कौन सी है? तो सबसे प्राचीन चट्टानें तो आर्कियन की चट्टानें हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे नवीन चट्टानें कौन सी है तो सबसे नवीन चट्टानें आपकी टर्शरी चट्टानें सबसे नवीन चट्टानें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती है? तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से जितनी भी नदियां उद्गमित होती है ये सारी नदियां उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों ये सतपुड़ा में आती है आपकी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ की चोटी जो कि सतपुड़ा के पठार में आती है। अगला, आपको यहाँ पर बहुत सारे आपको चोटियां दिखाई देगी तो आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। सतपुड़ा मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। अगर आपसे पूछे कि मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अमरकंटक की चोटी है। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये चूलगिरी की चोटी है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिद्ध बाबा की चोटी है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सिगार की चोटी है। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सद्भावना की चोटी या गुडविल शिखर है। दोनों नाम इसके यहाँ पर याद है। तो दोस्तों ये इंपोर्टेंट स्लाइड आपके सामने है जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो याद रखना है जो पंचमढ़ी है ये महादेव पहाड़ी के अंतर्गत आता है। महादेव पहाड़ी के अंतर्गत, और ये महादेव किसके अंतर्गत आती है? तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत आती है। अगला, मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद पाया गया? तो याद रखना है दोस्तों जो रीवा पन्ना का पठार है इस रीवा पन्ना के पठार में आपको जबेरा का गुंबद देखने को मिलता है। अगला, चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना है जो बघेलखंड का पठार है इस बघेलखंड के पठार में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो बघेलखंड का पठार है ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। अगला, मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इनके बीच में आपको नर्मदा सोन घाटी दिखाई देगी। मतलब अगर आप ऊपर की ओर देखोगे तो आपको विंध्याचल पर्वतमाला दिखाई देगी, इसके बीच में यहाँ पर नर्मदा घाटी दिखाई देगी, नर्मदा नदी, और दक्षिण में आपको सतपुड़ा दिखाई देगा। तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में आपको नर्मदा सोन घाटी दिखाई देगी। अगला, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ? तो याद रखना है जो शिप्रा नदी है ये काकरी बारडी पहाड़ी से निकली है। और काकरी बारडी पहाड़ी कहां पर है दोस्तों? तो ये मऊ में स्थित है और मऊ इंदौर जिले में आता है। तो याद रखना है शिप्रा नदी का उद्गम कहां से हुआ? काकरी बारडी पहाड़ी मऊ इंदौर से हुआ। आप यहाँ पर देख पा रहे हो शिप्रा नदी आपकी इसमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहां से कहीं से निकली है शिप्रा नदी।
अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कालीसिंध नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो दोस्तों याद रखना है, जो कालीसिंध नदी है इसका उद्गम देवास से हुआ, और देवास में भी एक गांव है जिसका नाम है बागली गांव। तो देवास के बागली गांव से कालीसिंध नदी का उद्गम होता है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये देवास से कालीसिंध नदी निकलेगी और ये आपका राजस्थान में जाकर चंबल नदी में मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो याद रखना है दोस्तों, जो बैतूल जिला है, इस बैतूल जिले से आपका कौन सी नदी निकलती है? तो बैतूल जिले से वर्धा नदी का उद्गम होता है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बैतूल से निकलेगी वर्धा और आगे जाकर ये वर्धा और बैनगंगा मिल जाएगी, और दोनों जहां पर मिलेगी उसे प्राणहिता कहते हैं। अगला, मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो बैनगंगा और वर्धा है, इन दोनों का संगम जहां पर होता है उसे प्राणहिता कहते हैं, प्राणहिता कहते हैं। ये आप मैप में देखो, ये यहाँ से बैनगंगा चलकर आ रही है और यहाँ से वर्धा चलकर आ रही है, और ये दोनों जहां पर मिल रही है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को प्राणहिता कहते हैं। अगला, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समावित होती है? तो याद रखना है दोस्तों, पेंच नदी का उद्गम कहां से हुआ? छिंदवाड़ा से हुआ, और पेंच नदी छिंदवाड़ा से चलकर पहुंचेगी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जाकर ये गोदावरी नदी में समाप्त हो जाएगी। तो इसका समापन गोदावरी में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? तो दोस्तों याद रखना है दोस्तों, जो ताप्ती नदी है ये बैतूल जिले के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है, मुल्ताई से ये निकलती है। तो ताप्ती नदी बैतूल जिले से मुल्ताई से इसका उद्गम होता है, और इसका समापन खंबात की खाड़ी में होता है, खंबात की खाड़ी में होता है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी यही है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है? तो याद रखना है, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ, और अमरकंटक किस जिले में आता है? तो ये अनूपपुर जिले में आता है, अनूपपुर जिले में आता है। और नर्मदा नदी अमरकंटक से चलकर कहां समाप्त होती है? तो ये खंबात की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है। ये आप देख पा रहे हो, अमरकंटक से निकलेगी ये नदी, यहां से चलती चलती खंबात की खाड़ी में समाप्त हो जाएगी। अगला, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। अगला, मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता कहते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी को खुशी का दाता या रिवर ऑफ प्लेजर भी कहा जाता है। अगला, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण में आकर गंगा नदी में मिल जाती है? तो दोस्तों याद रखना है, जो सोन नदी है, ये सोन नदी का समापन कहाँ होता है? गंगा नदी में। सोन नदी का उद्गम तो अमरकंटक से होता है, लेकिन अगर समापन बोले तो इसका समापन बिहार में जाकर गंगा नदी में हो जाता है। अगला, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो दोस्तों याद रखना है, जो बाणभट्ट थे, इन बाणभट्ट के नाम पर जो बाणसागर बांध है ये बनाया गया। कहां पर बनाया गया? तो शहडोल जिले में बनाया गया। और कौन सी नदी पर बनाया गया? तो सोन नदी पर बनाया गया। अगला, मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहां पर स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, जो पुनासा बांध है ये खंडवा जिले में बनाया गया, खंडवा जिले में बनाया गया। अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल परियोजना से लाभान्वित है? तो दोस्तों याद रखना है, जो चोरल परियोजना है ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में चलाई जा रही है, चोरल परियोजना। अगला, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित किस नदी के तट पर सिंहस्थ का कुंभ लगता है? तो याद रखना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिप्रा नदी बहती है, और इसी शिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ का मेला लगता है। अगला, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है दोस्तों? तो जो माई नदी है ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? तो जो ताप्ती नदी है, अभी मैंने आपको बताया था, बैतूल के मुल्ताई से उद्गमित होती है। अगला, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया? तो जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी को 2017 में जीवित नदी की दर्जा दिया गया।
मध्य प्रदेश में सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो सिवनी जिला है यहाँ पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है भीमगढ़ बांध और ये बेनगंगा नदी पर बनाया गया, बेनगंगा नदी पर बनाया गया। अगला, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समाहित होती है? तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया, गोदावरी नदी में पेंच नदी का समापन होता है। अगला, मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों स्वर्ण मतलब क्या होता है? तो स्वर्ण मतलब सोना होता है और नाम से स्पष्ट है कि सोन नदी को स्वर्ण नदी का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सिवनी जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो जो बेनगंगा नदी है दोस्तों, इस बेनगंगा नदी को क्या कहते हैं? तो इसे सिवनी जिले की जीवन रेखा कहते हैं, बेनगंगा नदी को। अगला, पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है जो मुरैना है, इस मुरैना जिले में पगारा बांध आपको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना है जो तवा नदी है, ये तवा नदी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी सहायक नदी है। और किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। तो अगर आपसे पूछे कि नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो तवा है। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी भी तवा है। अगला, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार लगाओ अभी। तो याद रखना है दोस्तों कि सबसे इंपोर्टेंट कि मध्य प्रदेश में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है ये कहां पर है? तो ये मंदसौर में है। किस नदी के तट पर है? तो ये शिवना नदी के तट पर है, शिवना नदी के तट पर है। अगला, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है? तो याद रखना है जो सिंध नदी है ये गुना जिले को 2 भागों में बराबर बांटती है। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों चेदी राज्य जो था ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ था। चेदी एक महाजनपद था मध्य प्रदेश का जिसकी राजधानी शक्तिमती थी और ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न युग्मों पर चयन कीजिए। तो सबसे पहले अगर आपसे एक तरफ नदी का नाम है और दूसरी तरफ जलप्रपात दिया हुआ है तो सबसे पहले अगर बात करें बीना नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो भालकुंड जलप्रपात, बिल्कुल सही बात है। चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात। बेनगंगा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो गांगुलपारा जलप्रपात। और केन नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो रने जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 तीनों सही है। अगला, अब यहाँ पर कुछ घाट आपको याद करना है, जैसे कंचन घाट कहाँ पर है? तो ये ओरछा में है। और किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर कंचन घाट ओरछा में है। सेठानी घाट कहाँ पर है दोस्तों? तो ये होशंगाबाद में सेठानी घाट और नर्मदा नदी पर है। उसके बाद साड़िया घाट कहाँ पर है? तो साड़िया घाट आपका होशंगाबाद में है और ये भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। एक और घाट आता है आपका गोरी घाट। तो गोरी घाट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। एक और घाट आता है आपका बरमान का घाट। तो बरमान का घाट कहाँ पर है? तो ये नरसिंहपुर में है और ये भी नर्मदा नदी पर है। एक घाट आता है आपका राम घाट जो कि उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। और एक आता है आपका महेश्वर घाट जो कि खरगोन में है और ये नर्मदा नदी के किनारे है। तो ये इंपोर्टेंट घाट है जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाते हैं। तो अगर इस स्लाइड में देखो तो कितने क्वेश्चन बन रहे? 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन तो यहीं से बनकर आ रहे हैं। बाकी अगर 7 के अगर दुगने करें तो 14 क्वेश्चन इस स्लाइड से आपके बनेंगे। अगला, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर है? तो याद रखना है जो विदिशा है ये बेतवा नदी के तट पर आपको देखने को मिलता है। अगला, चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है? तो याद रखना है जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? तो चरणगंगा नदी आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। अगला, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, भोपाल में स्थित है। अगला, मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के मात्र 3% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन दोस्तों याद रखना है कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन मध्य प्रदेश में 3% भाग पर पाई जाती है। अगला, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो काली मिट्टी की हम बात करें तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। याद रखना है काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाल पीली मिट्टी की हम बात करें तो इसे डोरसा मृदा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है।
फिर अगला आता है जलोढ़ मिट्टी, तो इसे दोमट मृदा के नाम से जाना जाता है। एक आती है आपकी लेटेराइट मिट्टी, तो इसे लाल भूरी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो उपरोक्त सभी कथन आपके सही है, नाम याद रख लेना, मिट्टियों के अन्य नाम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि चलका और डोरसा किस मिट्टी के अन्य नाम है। तो अभी बताया कि जो लाल पीली मिट्टी है, इस लाल पीली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो चलका और डोरसा इसके अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास की मृदा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी को कपास की मृदा के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, कपास की मृदा के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है और एक प्रकार आपको मिट्टी का प्रकार दिखाई दे रहा है। तो मालवा के पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। बघेलखंड के पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। सतपुड़ा के पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है, छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। और निमाड़ में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। इंपोर्टेंट यहाँ से हर क्वेश्चन से 4-4 नंबर के सवाल बन रहे हैं, तो ये आप देख पा रहे हो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। चावल की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो याद रखना है दोस्तों, जो लाल पीली मिट्टी है, ये लाल पीली मिट्टी चावल के लिए अति उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अगला, कौन से प्रकार का कटाव है जो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, जो चंबल नदी है इसके द्वारा अवनाली का कटाव किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो चंबल नदी है ये अवनाली का कटाव करती है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है। तो मैंने आपको बताया था कि भिंड और मुरैना जिले जो है, ये भिंड और मुरैना जिले में जो चंबल नदी है ये सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन करती है। अगला, अगर मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है तो इसमें सुधार के लिए हमें चूने का प्रयोग किया जाता है, चूने का प्रयोग किया जाता है। अगला, किस मिट्टी को स्वयं ज्योत वाली मिट्टी कहा जाता है। तो जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी को क्या नाम से जाना जाता है, तो स्वयं ज्योत के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला, काली मिट्टी को चेरनोजम किस कारण कहा जाता है। तो इसमें कैल्शियम की अधिकता होती है, कैल्शियम की अधिकता के कारण ही जो काली मिट्टी है इसे चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। अगला, किस मृदा का उपयोग मिट्टी के बर्तन या ईंट बनाने में किया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों कि जो लेटेराइट मिट्टी है, इस लेटेराइट मिट्टी का उपयोग मिट्टी के बर्तन या ईंटें बनाने में भी किया जाता है। अगला, मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी वाला क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखना है जो चंबल घाटी क्षेत्र है, इस चंबल घाटी क्षेत्र में कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला, लाल मिट्टी का रंग लाल मिट्टी के रंग के लिए कौन जिम्मेदार है। तो लाल मिट्टी का जो रंग है ये लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाल मिट्टी का लाल रंग है ये किसके कारण होता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया। तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख पा रहे हो, उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र और नर्मदा घाटी क्षेत्र। अगला, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। तो मध्य प्रदेश का अगर हम देखें तो जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग में जो वार्षिक तापांतर है ये सर्वाधिक रहता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। वार्षिक तापांतर का मतलब ये कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंड में बहुत ज्यादा ठंड यहाँ पर रहती है। अगला, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो दोस्तों याद रखना है कि मध्य प्रदेश में अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी। अगला, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है। तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक तापांतर वाला महीना है ये मार्च का महीना है, मार्च का महीना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में रहता है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो ये शिवपुरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि सबसे कम तापमान वाला महीना कौन सा है, तो ये शिवपुरी है। अगला, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी बार ठंड के टाइम पे बारिश होती है, तो उस ठंड के टाइम पर होने वाली बारिश को मावट या मावटा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, जलवायु क्या है दोस्तों? तो जलवायु वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन है, मतलब वायुमंडल में बहुत लंबे समय के बाद जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जलवायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिकतम कब प्राप्त होती है? तो याद रखना है, मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सूर्य की जो किरणें ये 21 जून को प्राप्त होती है। 21 जून को अगर हम देखें तो जो सूर्य है ये कर्क रेखा पर चमकता है। सूर्य कहाँ चमकता है? तो कर्क रेखा पर चमकता है, इसीलिए 21 जून को जो सूर्य की किरणें ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको प्राप्त होती है। अगला, फाहियान ने किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु कहा है? तो याद रखना है, जो चीनी यात्री फाहियान है इसने जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कौन से पठार की है? तो मालवा के पठार की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु। अगला, यूनाला, चौमासा और सियाला क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, जो यूनाला, चौमासा और सियाला है ये मध्य प्रदेश में ऋतुओं के स्थानीय नाम है। तो अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में ऋतुओं के स्थानीय नाम क्या है, तो मध्य प्रदेश में ऋतुओं के स्थानीय नाम क्या है? तो एक तो यूनाला है, एक चौमासा है और एक क्या है? तो एक सियाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक तापमान होता है ये कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये गंज बासोदा में होता है, गंज बासोदा में होता है। अगला, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में सबसे कम बारिश होती है। ये आपको याद, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्वी भाग में होती है। अगला आपके सामने कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? तो याद रखना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का एक जिला है भिंड, और भिंड जिले का एक स्थान है गोहद, यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? तो याद रखना है दोस्तों, जो सवाई राजा जयसिंह थे, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया। मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म कब पड़ती है? तो आपने देखा होगा कि बारिश के बाद में गर्मी या उमस जैसी होती है, तो ये सितंबर अक्टूबर के महीने में जो होती है, ये सितंबर अक्टूबर के महीने में द्वितीय ग्रीष्म पड़ती है। अगला, मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में आपकी एस चंद्रशेखर वेधशाला बनाई गई है। अगला, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो मध्य प्रदेश को टोटल 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर तो 4 भागों में बांटा गया, लेकिन अगर आपसे पूछे कृषि जलवायु के आधार पर, तो कृषि जलवायु के आधार पर 11 भागों में इसको विभाजित किया गया। अगला, चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, चूलिया जलप्रपात भेसरोगढ़ राजस्थान में स्थित है, और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। अगला, मध्य प्रदेश में रने झरना किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो जो रने जलप्रपात है ये केन और खद्दर नदी के द्वारा बनाया जाता है, और कहां पर बनाया जाता है? तो छतरपुर में बनाया जाता है रने जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में शस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो मध्य प्रदेश में एक नदी आती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और इसी नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात बनाया जाता है? शस्त्रधारा जलप्रपात, जो कि कहां पर बनता है? तो ये महेश्वर में बनता है, महेश्वर में। अगला क्वेश्चन, केवटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो केवटी जो है ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। केवटी क्या है? तो केवटी एक जलप्रपात है, जलप्रपात है जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बनता है। अगला, अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो अप्सरा जलप्रपात मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये पंचमढ़ी में स्थित है आपका अप्सरा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बाउटी जलप्रपात है। किस नदी पर है? तो याद रखना है ये सेलर नदी पर है, और याद रखना है इसका अगर हम बात करें तो कहां पर है? तो ये रीवा में। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बाउटी जलप्रपात सेलर नदी पर है और रीवा में। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है दोस्तों? तो गेहूं है। अब याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि राज्य की फसल कौन सी है, तो राज्य की फसल तो सोयाबीन है, सोयाबीन है, लेकिन सबसे प्रमुख फसल पूछे तो प्रमुख फसल गेहूं है। अगला, मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के गोविंदगढ़ में आपका आम अनुसंधान केंद्र बनाया गया, गोविंदगढ़ में।
अगला, मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो याद रखना है दोस्तों, जो खरगोन जिला है, इस खरगोन जिले में मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। अगला, मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से कौन सी नदी बहुत महत्वपूर्ण है? तो नर्मदा नदी आपकी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और स्वाभाविक सी बात है कि ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए भी इंपॉर्टेंट नदी है। हाल ही में मक्का उत्सव कहां पर मनाया गया? तो याद रखना है दोस्तों, जो छिंदवाड़ा है, यहां पर मध्य प्रदेश में मक्का का उत्पादन ज्यादा होता है और यहीं पर मक्का उत्सव भी मनाया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक बहुप्रसिद्ध मुर्गी नस्ल है? तो याद रखना है दोस्तों, जो कड़कनाथ है, ये मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है जो कि झाबुआ में पाई जाती है, झाबुआ में पाई जाती है और इस कड़कनाथ को मध्य प्रदेश में जीआई टैग भी दिया गया। अगला, पीताम्बरी किसकी किस्म है? तो याद रखना है दोस्तों, पीताम्बरी सरसों की किस्म है और अगर आपसे पूछे कि सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है तो ये मुरैना जिले में होता है। अगला, रंजित सब वन क्या है? तो दोस्तों याद रखना है, जो रंजित सब वन है ये चावल की एक किस्म है, चावल की एक किस्म है रंजित सब वन। अगला, फार्म टू फोर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? तो राज्य में जैविक नीति, राज्य की जैविक नीति का जो दृष्टिकोण है ये क्या है? तो फार्म फ्रोक मध्य प्रदेश, ये आपकी जैविक नीति का दृष्टिकोण है। अगला, मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य कहां पर खोला गया? तो मैंने आपको बताया था कि आगर मालवा में मध्य प्रदेश नहीं पूरे विश्व का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया। अगला, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो याद रखना है, कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी है और इसीलिए काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अगला, रानीखेत रोग किन पशुओं में होता है? तो दोस्तों याद रखना है, जो रानीखेत रोग है ये मुर्गियों में होने वाला रोग है, रानीखेत रोग। अगला, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंडा उत्पादक जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो अंडे का उत्पादन होता है ये जबलपुर में होता है, जबलपुर में होता है। अगला, मध्य प्रदेश में दूध उत्पादक में अग्रणी जिला कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों, जो मुरैना जिला है ये दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर है, मुरैना जिला। अगला, मध्य प्रदेश में भेड़ पालन किस जिले में अधिक होता है? तो याद रखना है, मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी है, इस शिवपुरी में सबसे ज्यादा भेड़ें पाली जाती है। अगला, गोपाल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो पशुपालक होते हैं, पशुपालक से संबंधित है आपका गोपाल पुरस्कार। अगला, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो ये क्वेश्चन हो गया काली मिट्टी। चावल की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो ये भी अपन ने कर लिया लाल पीली मिट्टी। अगला, शहद और सरसों उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको बताया था कि सरसों के लिए तो मुरैना जिला है, लेकिन एक और चीज याद रख लेना, शहद और सरसों दोनों के लिए जो अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश में, दोनों में आपका मुरैना जिला आएगा। शहद और सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में होता है। अगला, नूरजा क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, नूरजा क्या है? तो ये आम की एक प्रजाति है। नूरजा क्या है? तो आम की प्रजाति है जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है? तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर जिला है, इस अलीराजपुर जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है। अगला, सरसों की हांडी कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो मध्य भारत का जो पठार है, इस मध्य भारत के पठार में सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसे सरसों की हांडी कहते हैं। अगला, उत्पादकता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल के उत्पादन में प्रथम है? तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो चावल का उत्पादन होता है ये सबसे ज्यादा बालाघाट में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है? तो याद रखना है, जो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला है, इस होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है, सबसे ज्यादा जो अंगूर का उत्पादन होता है ये मध्य प्रदेश के रतलाम में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रतलाम को अंगूर जिला भी कहा जाता है। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा जो गुणवत्ता वाला गेहूं है ये आपका शरबती गेहूं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है शरबती गेहूं।
अगला, मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दलहन के उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। याद रखना है दोस्तों, दलहन और सोयाबीन में जो आपका मध्य प्रदेश है ये पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। 500 से भी ज्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और हर क्वेश्चन का निचोड़ भी देखा है। तो आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और क्लास को लाइक जरूर कर देना। आगे भी एक और क्लास हम लेकर आएंगे, इसी प्रकार से साइंस की क्लास भी लाएंगे, जीके की भी लाएंगे, तो आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।